जहां आप सबको लग रहा था कि कोरोना जा चुका है और आप सब लोगों ने एहतियात बरतना भी छोड़ दिया था, वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के बाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख दिया है। अभी इस वेरिएंट को लेकर थोड़ी अनसर्टिनिटी बनी हुई है कि ये कितना ट्रांसमिसिबल होगा, कितना डेडली होगा, क्या इस पर वैक्सीन भी कारगर होगी कि नहीं होगी, क्या भारत में कोविड की थर्ड वेव आने वाली है। इस वीडियो में हम इन सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। WHO ने बताया कि वो कोई भी म्यूटेशन को 3 प्रकार से एनालिसिस करते हैं। पहला है वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की। ये वह म्यूटेशन है जो किसी वायरस में पाए जाते हैं, जिससे एक सस्पेक्ट यह होता है कि इससे फ्यूचर में एक रिस्क हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए और अधिक एविडेंस की जरूरत होती है कि क्या इससे हमारे पब्लिक हेल्थ पर इंपैक्ट होगा। दूसरा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। यह वह म्यूटेशन है जिससे यह प्रेडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस की ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी और वायरस को डायग्नोज करने के लिए जो किट काम में लाई जाती है वो किट उस पर काम ना करे, जिससे ग्लोबली पब्लिक को एक खतरा हो सकता है। WHO ने लैम्डा वेरिएंट और मू वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। तीसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कोविड-19 के वेरिएंट जिनकी वजह से अधिक ट्रांसमिसिबिलिटी देखने को मिली है, जिनकी वजह से बीमारी की सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और ये बहुत आसानी से फैलते हैं। कोविड-19 के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के बाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट B1.1.529 को भी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। कोरोना के वेरिएंट के नाम ग्रीक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। WHO इससे पहले 12 लेटर्स का उपयोग कर चुकी थी, तो अब जो कोरोना का नया वेरिएंट आया था उसका नाम 13वें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था और 13वां लेटर था NU यानी नु, लेकिन WHO ने इसका नाम 13वें लेटर के अकॉर्डिंग नहीं रखा। 14वां लेटर था शी, तो 14वें लेटर के अकॉर्डिंग उन्होंने इसका नाम नहीं रखा क्योंकि चीन के राष्ट्रपति का नाम भी शी जिनपिंग है, शायद इसलिए उन्होंने इसको अवॉइड किया। तो 15वां लेटर है ओमिक्रॉन, उसके आधार पर कोविड के नए वेरिएंट का नाम रखा गया है। कुछ का मानना है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के कंपेयर में 5 गुना, तो कुछ का मानना है कि यह 7 गुना ज्यादा खतरनाक है। यह बहुत तेजी से म्यूटेशन करता है। WHO ने बताया कि ओमिक्रॉन में 45 से 52 के करीब म्यूटेशन नोट की गई है, जिसमें से 26 से 32 म्यूटेशन तो केवल उसके स्पाइक प्रोटीन में देखने को मिली है, जबकि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में हमें उसके स्पाइक प्रोटीन में केवल 9 म्यूटेशन ही देखने को मिली थी। इसे डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में कोविड की सेकेंड वेव आई थी, जिसमें 2.5 से 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा बताई जा रही है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जिस वेरिएंट की जितनी ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी होती है वो उतना ही कम डेडलियर होता है। लेकिन इसकी वजह से बीमारी की सीवियरिटी कितनी होगी ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पेशेंट में माइल्ड टू सीवियर लक्षण ही देखने को मिले हैं। इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क भी कितना रहेगा यह भी अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा देखने को मिला है, पर WHO ने बताया कि यह जरूरी नहीं है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही हुआ हो। इटली की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को अन्य वेरिएंट के कंपेयर में ज्यादा खतरनाक बताया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का मानना है कि इस वेरिएंट में जितने भी म्यूटेशन हुए हैं वो सारे इसके स्पाइक प्रोटीन के क्षेत्र में हुए हैं, जिससे ये वेरिएंट एक ऐसी क्षमता विकसित कर लेता है कि यह हमारे इम्यून सिस्टम से बच सकता है। साउथ अफ्रीका का मानना है कि यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, यानी फैलता ज्यादा तेजी से है लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं है। WHO ने भी ओमिक्रॉन को चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची का मानना है कि इस वेरिएंट के म्यूटेशन को देखकर ऐसा लगता है कि यह आसानी से फैलने वाला है और यह बहुत ही आसानी से हमारे इम्यून प्रोटेक्शन को चकमा दे सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह वेरिएंट हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन, सबसे अच्छी दवाइयां और सबसे अच्छे वैज्ञानिक है। हम वैज्ञानिक समझ से इस वेरिएंट से तेजी से लड़ेंगे। लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आने वाले 1 से 2 हफ्तों में यह पता चल कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है। अब हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस कहां पर देखने को मिला था।
24 नवंबर को इसका पहला केस साउथ अफ्रीका के गोटान प्रोविंस में और दूसरा केस बोत्सवाना में देखने को मिला था। साउथ अफ्रीका ने WHO को इसका रिपोर्ट किया और WHO ने 26 नवंबर को इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख दिया। 27 नवंबर को 5 और नए देश, 28 नवंबर को 2 और नए देश, 29 नवंबर को 4 और नए देश और 1 दिसंबर को 9 और नए देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस देखने को मिले। अब इस वेरिएंट के 29 देशों में 373 केस नोट किए जा चुके हैं और जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो और अन्य नए देशों में भी इस वेरिएंट के केस डिटेक्ट हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि यूरोपियन देश नीदरलैंड ने माना है कि इस वेरिएंट के केस 19 नवंबर को ही उसके देश में मिल गया था। तो सोचने वाली बात यह है कि नीदरलैंड यानी यूरोपियन देशों ने WHO को इसका रिपोर्ट क्यों नहीं किया। साउथ अफ्रीका जैसा देश जहां पर केवल 6% ही वैक्सीनेशन हुआ था, उस देश ने ईमानदारी से WHO को इसका रिपोर्ट कर दिया कि उनके पास में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक केस मिला है। अब हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले पेशेंट में क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जितने भी पेशेंट मिले हैं उनमें कोई भी गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिला है। उनके लक्षणों में बदन दर्द, बुखार और थकान जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन के कितने केसेस आए हैं। तो भारत में ओमिक्रॉन के 2 केसेस देखने को मिले हैं, दोनों ही मेल है। एक 66 वर्षीय मेल है और एक 46 वर्षीय मेल है। दोनों ही फुली वैक्सीनेटेड थे। सबसे पहले हम बात करते हैं 66 वर्षीय मेल की। यह व्यक्ति साउथ अफ्रीका का नागरिक था और 20 नवंबर को दुबई होते हुए भारत आया था। जब इसने भारत में रिपोर्ट किया तब इसका सैंपल लिया गया और इसका सैंपल पॉजिटिव पाया गया। इसमें संक्रमण तो था लेकिन यह व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक था, यानी इसमें इस बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं थे। 22 नवंबर को इसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, वहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की इसमें पुष्टि हुई। लेकिन यह व्यक्ति 27 नवंबर को वापस दुबई जा चुका था। इसके संपर्क में करीब 264 लोग आए और उन सभी व्यक्ति के बीच सैंपल लिया गया तो वो सभी व्यक्ति नेगेटिव पाए गए। बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की जो कि 46 वर्ष के हैं, जो कि कर्नाटका में डॉक्टर हैं। 21 नवंबर को उन्हें बदन दर्द और बुखार दर्द हुआ तो उन्होंने अपना RT-PCR करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद में इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा और इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। वहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इन व्यक्ति की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी इन्होंने बाहर के किसी भी देश की यात्रा नहीं की है। तो एक सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अब भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले से ही मौजूद था। तो अब एक सवाल यह आता है कि क्या RT-PCR टेस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी कारगर होगा। तो हाँ, क्योंकि RT-PCR टेस्ट का काम सिर्फ यह बताना है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं है। वो यह नहीं बताता कि ये कौन से वेरिएंट की वजह से है। इसका पता लगाने के लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करवानी होगी, जो कि बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। अब एक सवाल यह उठता है कि क्या सभी वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर साबित होंगी। तो देखो, अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का मानना है कि मुमकिन है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर साबित ना हो। वहीं वैक्सीन बनाने वाली दूसरी कंपनी फाइजर के डायरेक्टर का मानना है कि यह बहुत हद तक मुमकिन है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर साबित होंगी। वेक्टर बेस्ड वैक्सीन और mRNA वैक्सीन ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करती हैं। इसी स्पाइक प्रोटीन की सहायता से ये वायरस मनुष्य की कोशिकाओं में एंट्री लेता है। वैक्सीन का काम यह होता है कि वो स्पाइक प्रोटीन की पहचान के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो जब म्यूटेशन की वजह से वायरस के स्पाइक प्रोटीन की स्ट्रक्चर ही बदल गई है तो वैक्सीन को भी बदलना होगा, नहीं तो असर कम हो जाएगा। और ज्यादातर सभी वैक्सीन mRNA और वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इसमें अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना, ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका और जिसके आधार पर भारत में बनी कोविशील्ड और रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन है। वहीं ICMR का मानना है कि कोवैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि यह वैक्सीन वायरस के इनएक्टिवेटेड सेल्स की तकनीक पर आधारित है और यह वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हमला ना करके पूरे वायरस को ही नष्ट करने का काम करती है। लेसेंट में छपे एक शोध के मुताबिक दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली 7 वैक्सीन की बूस्टर डोज ने जबरदस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा की है। इसमें भारत में इस्तेमाल की जाने वाली कोविशील्ड के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मॉडर्ना, नोवावैक्स, वल्नेवा और क्यूरवैक्स शामिल हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक अनुमान है। आने वाले 1 से 2 हफ्तों में ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर है कि नहीं है। दुनिया में कोरोना वैक्सीन की 7 अरब से भी अधिक डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें चीन में सबसे अधिक 2.5 अरब डोज यानी 75% लोग वैक्सीनेटेड है।
भारत में 1.2 अरब डोज यानी 49% लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिसमें कोविशील्ड की 99 करोड़ 54 लाख डोज, कोवैक्सीन की 12 करोड़ 68 लाख डोज और स्पुतनिक की 11 लाख डोज लगाई जा चुकी है। अफ्रीका के कई देश जैसे नाइजीरिया में 90 लाख डोज यानी केवल 1.6% आबादी ही वैक्सीनेटेड है। WHO ने 2022 तक 70% लोगों को वैक्सीनेटेड करने का टारगेट रखा है। भारत सरकार ने कुछ कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है और इन कंट्रीज को एट रिस्क कंट्री कहा गया है। इन कंट्रीज में है यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चाइना, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस और इजराइल कंट्रीज आती हैं। यहाँ से आने वाले हर पैसेंजर की प्रॉपर तरीके से जांच की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ से आने वाले हर व्यक्ति के लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है और यहाँ से आने वाले हर विदेशी यात्री को अपने खर्च पर अनिवार्य रूप से RT-PCR करवाना होगा और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही रुकना होगा। अगर मान लीजिए रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें क्वारंटाइन के 7+7 फॉर्मूले की पालना करनी होगी। ये 7+7 फॉर्मूला क्या है? मतलब 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन, 8वें दिन फिर से उनका टेस्ट होगा, फिर से टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो फिर उन्हें फिर से 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। लव अग्रवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने बताया कि भारत देश में 99,763 केस टोटल एक्टिव केस की श्रृंखला में आते हैं। एक हफ्ते से 8800 के करीब केस हर रोज देश में नोट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9,765 केस नोट किए गए हैं। इनमें 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस केवल महाराष्ट्र और केरला में है, जिसमें महाराष्ट्र में 11,000 से भी अधिक एक्टिव केसेस और केरल में 44,000 एक्टिव केसेस हैं। यानी 55% तक एक्टिव केसेस केवल इन 2 स्टेट से ही आते हैं। 9 स्टेट ऐसे हैं जहां 1,000 से अधिक तथा 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। इनमें है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। 18 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पे वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच है। इसमें केरल के 9 जिले, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तर प्रदेश से एक जिले आते हैं। 15 जिले ऐसे हैं जहां पे केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है, जहां पे मिजोरम के करीब 9 जिले, केरल के 4 जिले और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन आने वाले 1 से 2 हफ्तों में इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगी, अगर आप में से किसी ने भी वैक्सीन की 2nd डोज नहीं ली है तो आप सबसे पहले जाकर वैक्सीन की 2nd डोज लगवा लें। दूसरी बात, जहां तक संभव हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अवश्य करें, मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर को भी काम में लें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। अगर आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।